पहले तो चेतन भगत जी इसको फोन लगाइए और उनको भी बताइए कि ऐसा तो नहीं हुआ जैसा आप कह रहे थे। कुछ लोग $16,000 पे भी नहीं ले रहे थे। वही लोगों को मैं देख रहा हूँ कि $20-21,000 पे ले लिया उन्होंने। यार अगर यहाँ से डाउन साइड चला भी गया तो 20-30% है, और अपसाइड है तो अपसाइड की तो यार कोई लिमिट ही नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर, क्या जब ऊपर चला जाए तो बेच नहीं सकते, नीचे फिर ले लेंगे? क्या तुम्हारे अंदर उसका दिमाग है, वॉरेन बफे का? क्रिप्टो के अंदर आते ही पता नहीं तुम्हारे दिमाग को क्या हो जाता है। तुम यहाँ पे आते ही अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर, बादशाह, बाजीगर, खिलाड़ी 420, खिलाड़ी 786 है, ये सब समझने लगते हो। आपने वर्ड सुना है, मोक्ष की प्राप्ति होती है जब आपको कोई चीज दुख भी नहीं करती और कोई चीज आपको सुख भी नहीं देती। $60,000 भी जब पहुंच जाएगा, मेरा चेहरा आपको ऐसे दिखेगा, उदास। मेरे चेहरे पे प्राइसिंग को लेकर ना दुख होता है ना खुशी होती, क्योंकि मुझे ये पता है कि हम शुरुआती दिनों में खड़े हैं। बहुत सारे वेब3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने वादे किए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती नहीं दिख रही हैं। 2023 की शुरुआत क्रिप्टो वालों के लिए बड़ी मस्त रही है। मार्केट में स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है एंड बिटकॉइन भी 23,000 USD से ऊपर चला गया एंड आगे भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अभी नवंबर दिसंबर में आपको याद होगा कि क्रिप्टो इज डेड, बिटकॉइन इज डेड वाले आर्टिकल्स जो है वो हर जगह छप रहे थे। पूरी क्रिप्टो मार्केट का मोरल डाउन था, बट अभी फिर से ना मार्केट में पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। क्रिप्टो वालों के जो शोल्डर्स थे वो डाउन थे, लेकिन अभी ना फिर से चौड़े हो गए एंड लोगों के बीच फिर से नेक्स्ट बुल रन की बातें शुरू हो गई। कई कमेंट्स लास्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर आए थे, इन्हीं बातों कि भाई क्या क्रिप्टो के अच्छे दिन वापस आ गए, क्या आगे कुछ बेहतर हम क्रिप्टो मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं, इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड क्या है, आगे क्या हो सकता है। और इसीलिए आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। आपके ऐसे सभी सवालों के जवाब आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि बिटकॉइन में इस सर्च की वजह क्या है, क्या आगे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं, और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ये सब बता रहे हैं बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा। ऑल्सो काशिफ भाई से आज ये भी जानेंगे कि वो किस कॉइन में, किस टोकन में इन्वेस्ट करते हैं एंड कौन कौन से प्रोजेक्ट इस साल फेल हो सकते हैं, किन से आपको बच के रहना चाहिए। सो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप पूरा देखना। काशिफ भाई वेलकम टू अनकट। सबसे पहले तो आपसे मैं यही कहूंगा कि 1-2 महीने पहले हर जगह ऐसे आर्टिकल छप रहे थे कि क्रिप्टो इज डेड, बिटकॉइन इज डेड, क्रिप्टो खत्म, बिटकॉइन खत्म, ये सब चीज यूजलेस है। इस पर हमने एक वीडियो भी किया था जिसको मैं अभी भी 2022 का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा एंड ऊपर भी लिंक है, जिसको देखना होगा वो देख लेगा उस वीडियो को। सो 1-2 महीने पहले बिटकॉइन को डेड बोल रहे थे सब एंड अभी ये क्या हो गया, 1 महीने में 37% बढ़ गया बिटकॉइन। मतलब क्या अच्छे दिन वापस आ रहे हैं दोबारा से? हाँ, तो देखिए, इस पे यह है कि आप पहले तो चेतन भगत जी इसको फोन लगाइए और उनको भी बताइए कि ऐसा तो नहीं हुआ जैसा आप कह रहे थे। देखिए, फिर मैं आपको यही कहूंगा कि इसको मैं इस तरीके से, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली प्राइस का डंप और पंप दोनों एक्साइट नहीं करते। एक्चुअली मैं थोड़ा बिटकॉइन को एक इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं। मैं बिटकॉइन को एक इंस्ट्रूमेंट या एक इन्वेस्टमेंट एसेट के रूप से नहीं देखता। तो जैसे कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट के रूप से देखते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट क्लास है, एक इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, विच इज फाइन। उसको देखने में कोई बुराई नहीं है। मैं इसको थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया के अंदर चीजें इवॉल्व हो रही हैं और जिस तरीके से US डॉलर के अंदर, मैंने अभी आपको बताया कि मनी प्रिंटिंग हो रही है, पूरी दुनिया में मनी प्रिंटिंग हुई है, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है, जिस तरीके से रशिया और चाइना गोल्ड बैक स्टेबल कॉइन्स की बात कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका एक अम्ब्रेला के अंडर आने की बात कर रहा है, सो मैं जिस तरीके से चीजों को देख रहा हूं उस तरीके से मेरा ये मानना है कि दुनिया के अंदर अचानक गोल्ड स्टैंडर्ड की बातें होने लगी हैं, गोल्ड की इंपॉर्टेंस की बात समझ में आने लगी है, स्टेबल कॉइन्स बैक्ड बाय गोल्ड की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, गोल्ड की बाइंग शुरू हो गई है। काफी सारे जो देश हैं वो पिछले कुछ हाल ही में रिसेंटली बहुत तेजी से गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं एज अ रिजर्व। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर जो केओस है, राइट, वो केओस थमने का नाम नहीं ले रहा है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केओस होगा तो बिटकॉइन ग्रो करेगा या बिटकॉइन इस सारे केओस का सलूशन है।
मेरा पॉइंट ये है कि धीरे धीरे लोगों दुनिया में देशों के अंदर ये इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिल सकती है कि क्यों ना हम जब रिजर्व करेंसी में डॉलर को जब 100 रखते थे, $100 हमारे रिजर्व में होता था, क्यों ना हम इसमें से कुछ एलोकेशन कम करके गोल्ड की एलोकेशन बढ़ा दें और हो सकता है कि बिटकॉइन को एज अ रिजर्व एसेट शुरू कर दें, राइट? क्योंकि एक डेकेड से ज्यादा हो गया है इस एसेट को अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए। हर सेकंड हर पल उस पर अटैक होते हैं, हर सेकंड हर पल वो ऑडिट की नजरों में है, क्योंकि बिटकॉइन का कोड ओपन है और बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो ओपन है। इतने सालों में इतने अटैक होने के बाद कोई नेटवर्क सस्टेन कर सकता है? आप प्राइस पर्सपेक्टिव से हाँ बोल सकते हो कि जी इसमें 80-90% की वॉलेटिलिटी है, ये चीज खत्म नहीं हुई। प्राइसिंग तो एक डिमांड और सप्लाई की गेम है। कुछ लोग इस प्राइस पे लेना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग $16,000 पे भी नहीं ले रहे थे, वही लोगों को मैं देख रहा हूँ कि $20-21,000 पे ले लिया उन्होंने। बोला भाई 16 पे क्यों नहीं लिया? वो बोल रहे यार 16 पे तो सोच रहे थे और नीचे जाएगा, बट गया नहीं। तो ये प्राइसिंग की गेम पर्सनली मेरी समझ में तो नहीं आती, ना ही मैं प्राइस की कभी प्रेडिक्ट करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप इस टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी वो प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करने जा रहा है, वो यूज केस क्या है उसका। अगर कुछ देशों ने उसको एज अ रिजर्व एसेट भी अगर अपने शुरू कर दिया 2023-2024 में, आप सोचो कि कितनी बड़ी वैलिडिटी उसको मिल जाएगी। हमने पीछे देखा कि ईरान ने अपने एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को बिटकॉइन में करने की बात बोली। रशिया ने ये देखा कि स्विफ्ट को जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगे, तो वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बिटकॉइन के थ्रू वो सैंक्शंस को कैसे बाईपास कर सकता है जो अमेरिका ने उसके ऊपर लगाए। अगर कहीं ये यूज केसेस आ गए तो क्या होगा? तो अचानक आप देखोगे कि बिटकॉइन एक मेन स्ट्रीम में आ गया। काशिफ भाई, अगर ऐसा होगा तो बिटकॉइन के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए यार, ये तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकेगा। बिटकॉइन की खास बात ये है कि ये न्यूट्रल है, ये चाइनीज नहीं है, ये अमेरिकन नहीं है, ये रशियन नहीं है, क्योंकि सतोशी नाकामोटो का पता ही नहीं। सपोज करो सतोशी नाकामोटो जिंदा होता और ये होता कि सतोशी नाकामोटो चाइनीज है, तो अमेरिका क्या करता? अरे नहीं नहीं, ये चाइनीज टेक्नोलॉजी को हम पनपने नहीं देंगे। तो न्यूट्रल होने की वजह से एक और खास चीज ये है, क्योंकि मैंने बोला उसका कोई इशूअर नहीं है। तो जब कोई, जैसे गोल्ड है, क्या आप ये कह सकते हो कि गोल्ड चाइनीज गोल्ड है या गोल्ड अफ्रीकी गोल्ड है, जबकि दुनिया का ज्यादातर गोल्ड अफ्रीका में। तो आप ये कहते हो कि यार ये अफ्रीकन गोल्ड है, मैं नहीं पहनूंगा। कभी आपने ये कहते सुना है? नहीं, क्योंकि जो कमोडिटीज होती है वो न्यूट्रल होती है, वो सबको एक्सेप्टेबल होती है, उनका कोई इशूअर नहीं होता ना। सिमिलरली बिटकॉइन का कोई इशूअर नहीं है, वो सिक्योरिटी नहीं है। और यही कारण है कि अगर मास अडॉप्शन में आप देखोगे कि अगर ये ग्राफ अगर बढ़ रहा है, क्या नंबर ऑफ एड्रेसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरे को एक्साइट क्या करता है? जैसे आपने प्राइसिंग की बात बोली, तो मैं इसको समराइज करूंगा। मुझे क्या एक्साइट करता है, और मैं अपने यूजर्स, अपने जो ऑडियंस सुन रहे हैं, आप प्राइसिंग को अगर देख के बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको सही बताऊं, आप शॉर्ट टर्म में नुकसान भी हो सकता है आपको, बहुत मेजर। मतलब आप देखो ना, जिन लोगों ने $60,000 पे लगाए और अचानक बिटकॉइन $16,000 पे चला गया, तो यार वो लोग तो कंगाल हो गए होंगे। तो आप अगर उस पर्सपेक्टिव से बिटकॉइन के अंदर आ रहे हैं, बताइए आपको पैरामीटर्स क्या देखने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या बिटकॉइन के एड्रेसेस बढ़ रहे हैं, यूनिक एड्रेसेस? हाँ यार, बढ़ रहे हैं। क्या बिटकॉइन का हैश रेट बढ़ रहा है? हैश रेट का मतलब है जो बिटकॉइन को सिक्योर करता है। क्या साल दर साल वो बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है, कई गुना बढ़ गया। अच्छा, क्या बिटकॉइन के ऊपर जो वैल्यू ट्रांसफर होती थी ट्रिलियंस में, क्या वो इस बार कितनी है? क्या 14 ट्रिलियन है? क्या 15 ट्रिलियन है? लास्ट ईयर अगर 13 थी, इस साल क्या 17 हुई? 2023 में क्या 20 हुई? 2000 आगे कितनी होगी? वो आपको एक्साइट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कितने लोग हैं जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको लीगल टेंडर कर दिया, कितनी कंट्रीज हैं जिसने इसको एक्सपोर्ट के लिए यूज किया, कितनी कंट्रीज हैं जिसमें इसको रिजर्व की तरह यूज किया। अगर आप इन पैरामीटर्स को देखोगे तो ये एक्साइटिंग है। प्राइसिंग कोई पैरामीटर है? प्राइसिंग तो मतलब आप सोचो कि आप अभी कर्व के अंदर, जब एस कर्व होता है ना, ऐसे कोई भी कर्व होता है टेक्नोलॉजी का, वो ऐसे जाता है, एस कर्व। आप एस कर्व की जो स्टार्टिंग है वहां पे खड़े हो। अभी इस
कर्व ने पूरा ऊपर जाके फिर प्लेट्यू फॉर्म करना है, फिर प्लेट्यू फॉर्म करके फिर एडॉप्शन, आप समझ रहे हो, कोई किसी भी कर्व टेक्नोलॉजी का एक एस कर्व होता है, आप एस की शुरुआत में खड़े हो अभी भी, फिर आप वहां खड़े होके प्राइसिंग की बात कर रहे हो। मतलब अभी बहुत बहुत आगे जाना है बिटकॉइन को, मतलब मुझे मुझे सच बताइए, आप मुझे $60,000 भी जब पहुंच जाएगा, मेरा चेहरा आपको ऐसे दिखेगा, उदास। पर आप मेरे 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 चेहरे पे प्राइसिंग को लेकर ना दुख होता है ना खुशी होती, क्योंकि मुझे ये पता है कि हम शुरुआती दिनों में खड़े हैं। अभी तो इस कर्व को, एडॉप्शन कर्व को, बहुत हो सकता है हमारे लाइफ टाइम में हम वो कर्व देख लें। उम्मीद करता हूँ कि अपनी लाइफ टाइम में वो कर्व देखूं। नहीं भी देखूंगा तो भी मुझे इतनी उम्मीद है कि हम एटलीस्ट बिगिनर से इंट्रोडक्टरी फेज तो देख ही लेंगे। काशिफ भाई, आपने कहा कि प्राइसिंग पर आप फोकस नहीं करते, बट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए प्राइसिंग ना बड़ा मैटर करता है, हम जानते हैं। वो उसको देखते हैं और उसी से मार्केट को जज करते हैं। सो मैं अभी भी आपसे प्राइसिंग पर ही बात करूंगा, एंड अब आप देखना कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। सो अभी आपने कहा कि जो एस कर्व है इसकी शुरुआत ही है, फिर तो अभी सही से शुरुआत भी नहीं हुई एक तरीके से। एस कर्व में हम आगे भी जाएंगे, बिटकॉइन का अडॉप्शन भी बढ़ेगा, फिर आगे मेन स्ट्रीम में भी जाना है। सो जैसे जैसे ये सब कुछ होगा तो बिटकॉइन का प्राइस ऑफ कोर्स मतलब वो भी बढ़ेगा ही, और बहुत बढ़ेगा। एंड जिनका इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में है वो भी आगे जाएगा, वो भी बढ़ेगा। सो अच्छे दिन तो मतलब आ ही रहे आगे, है ना। देखिए, बिटकॉइन अपने $16,000 पे गया था, क्लोज टू 80-82% के करीब की करेक्शन थी उससे। और आप इसको हमेशा ऐसे लेके चलें किसी भी चीज को, कि एसेट क्लास का डाउनसाइड कितना है किस प्राइस। सपोज जब 16 पे गया था तो आप ये लेके चलो कि डाउनसाइड और कितना है। सपोज आपको किसी ने बोला कि 9,000 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है, तो 16 से 10,000 का डाउनसाइड कितना हुआ परसेंटेज में? 30%, 25-30% का डाउनसाइड और जा सकता था। अपसाइड कितना है? आंसर मिल गया होगा आपको कि डाउनसाइड है यार 20-30%, और अपसाइड है, इसका ऑल टाइम हाई क्या था, और जो इसका टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, इसके लिए किसी दिन और वीडियो बना लेंगे, तो उसका अपसाइड कितना है। तो अप डाउनसाइड 20-30% है, अपसाइड सपोज आपको दिख रहा है कि यार बहुत अपसाइड है, तो फिर आपको एक रैशनल कॉल लेनी पड़ती कि यार अगर यहां से डाउनसाइड चला भी गया तो 20-30% है, और अपसाइड है तो अपसाइड की तो यार कोई लिमिट ही नहीं। सो इट इज योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अब आपने डाउनसाइड के चक्कर में सपोज छोड़ दी चीज, 20-30% का के डाउनसाइड की वजह से आपने कहा नहीं, आने दो आने दो आने दो, तो यार तुमको ही एक बात बताओ कि क्या न्यूटन का दिमाग है यार, क्या तुम्हारे अंदर उसका दिमाग है, वॉरेन बफे का, कि तुम मार्केट को, वैसे वॉरेन बफे बाय द वे लोगों को पता नहीं ट्रेडर नहीं था। सो वॉरेन बफे नेवर ट्रेडेड, वॉरेन बफे ओनली इन्वेस्टेड। सो आप क्या करना चाह रहे हो? आप वॉरेन बफे के भी बॉस बनना चाह रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं। ओके, इससे तो यही समझ आ रहा है कि काफी अपसाइड है यहाँ पर इन द लॉन्ग रन। अपसाइड दिख रहा है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये लॉजिक की बात कर रहे हैं हम, कि पहली बात, प्राइस आपको अगर बहुत एक्साइट करती है, नीचे ऊपर जा रही है, जिसका मतलब आपको भी मैक्रो नहीं पता, आपको उसकी टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल नहीं पता, क्योंकि आप प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो इस एसेट क्लास को, विच इज ओके। लेकिन अभी आप डेप्थ में नहीं गए। जब डेप्थ में चले जाओगे ना, तो एक आपने वर्ड सुना, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब आपको कोई चीज दुख भी नहीं करती और कोई चीज आपको सुख भी नहीं देती, तो एक स्टेबल माइंडसेट होता है ना, जैसे एक स्टेबल स्थिरता होती है आपके। वो स्थिरता लाने के लिए आपको बिटकॉइन को जब समझ में आ जाएगा, जब आपकी मैक्रो समझ में आ जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो आपको ना ये प्राइसिंग इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। फिर आप कहोगे कि मुझे पता है कि इसका एंड गोल क्या है। तब आपका वाला मोक्ष आ जाएगा कि 60 पर भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है और 10 पर भी मतलब कोई टेंशन नहीं है। अब आप यही चाहते हैं कि भाई सबको ये मोक्ष मिल जाए। हाँ, फिर टेंशन नहीं है। फिर आपको पता है कि यार आई एम हियर फॉर 50 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स की गेम है। अगर आप इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए आ जाओगे तो आपको खुद पता है, अंदर से पता है कि नहीं यार बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप इतने इम्पेशंस होती है हम लोगों के अंदर कि हम कोई। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर क्या जब ऊपर चला जाए तो बेच नहीं सकते, नीचे फिर ले लेंगे? फिर परफेक्ट है वो स्ट्रेटेजी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं मैं तो टाइम कर नहीं पाया आज तक, तो मैं आपको क्या बोलूं, क्योंकि मैं
वाकई टाइम नहीं कर पाए। जब जब मैंने कोशिश करी ना, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कभी ट्रेडिंग करी नहीं होगी, मैंने जब जब कोशिश करी मुझे फ्रूटफुल नहीं लगी ये स्ट्रैटेजी। मुझे जो स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल लगी कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदम, वो आई थिंक इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा, और जरूरी नहीं है मेरी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आए, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा आपको फिर यही है कि जिस दिन आपको बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाते हुए दुख ना दे और बहुत ऊपर जाते हुए खुशी ना दे, आप उस दिन स्टेबल हो जाओगे, क्योंकि आपको ही पता है कि यार ये टेक्नोलॉजी जो है ये आने वाले बहुत लंबे समय के लिए बनी है। यही मोक्ष चाहिए सबको, एंड इसीलिए आपको व्यूअर्स ना बड़ा पसंद करते हैं। एंड फिर व्यूअर्स का ही सवाल एक आपसे कर लेता हूँ, बड़ा मजेदार सवाल व्यूअर्स पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, हर बार पूछते हैं कि भाई काशिफ भाई से आप बात करते हैं तो उनसे पूछें कि वो किन किन कॉइन्स में, किन किन टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऑल्सो कितना इन्वेस्ट करते हैं। सो आज बताएं दे जरा व्यूअर्स को। मैं बिटकॉइन के अलावा आपको फिर बोलूंगा कि रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटीज को रिकमेंड करना कानूनी सही नहीं है। देखिए, सपोज करिए कि कोई आदमी वो रिलायंस के शेयर के गाना गाने लग जाए और बोले इन्वेस्ट करे, लोगों को बोले। देखिए, मैं आपको बोलूं कि तेल, क्रूड ऑयल में पैसा लगाइए या गोल्ड ले लीजिए, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्यों? क्योंकि गोल्ड और तेल, बाजरा ये कमोडिटीज है, राइट। जैसे कि सपोज मैं आपको बोलूं कि जमीन खरीद तुम्हारे भले के लिए, राइट, तो जमीन एक लैंड का जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि यार वो जमीन ले लीजिए, जमीन लेने में कोई नुकसान है। जमीन एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको आपने बाय किया, और उसका जो प्राइसिंग है अपसाइड हो सकता है, डाउनसाइड भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट्स नॉट अ सिक्योरिटी, राइट। बट अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये पर्टिकुलर कॉइन ले लीजिए या इस पर्टिकुलर कॉइन में इन्वेस्ट कर दीजिए, जिसको उसके फाउंडर ने किस नियत से प्री माइन किया हुआ है, मुझे क्या पता। क्या पता उसका रग पुल करने का अटेम्प्ट हो, क्या पता उसके फाउंडर्स ने कुछ काम ही ना करना हो और आपको टोकन दे दिया है। तो ऐसी चीजों के बारे में पब्लिकली उसको रिकमेंड करना इज नॉट गुड, इज नॉट एथिकल, इट्स नॉट एथिकल। सो मैं जनरली ये चीज अवॉइड करता हूँ, और मैं मतलब हाईली, मेरा काम है जो टेक साइड है, स्पेशली बिटकॉइन की एज अ कमोडिटी, उसके बारे में बात करना, और ओवरऑल जो मैक्रो सिनेरियो उसके बारे में बात करना। यही सही है काशिफ भाई कि लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि वो खुद से डिसाइड कर सकें कि उनके लिए क्या बेहतर है। काशिफ भाई, मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था एक्चुअली, उसमें आप ये कह रहे थे कि 2023 में क्रिप्टो की दुनिया से काफ़ी कचरा साफ होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल होंगे। सो एक तरफ तो मार्केट में कुछ अच्छे सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं अभी शुरुआत में, एंड दूसरी तरफ ये कहना कि कचरा साफ होने वाली बात करना। सो कौन सा कचरा है जो साफ होगा ये भी बताएं, और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो फेल हो सकते हैं ये भी क्लियर करें। इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे मैंने आपको बोला कि काफी सारी जो क्रिप्टो है वो उसके अंदर जो फाउंडर्स हैं वो उसको प्री माइन किया है और वो एक कंपनी की तरह रन कर रहे हैं। सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि जैसे एक कोई कंपनी होती है, वो अगर उसको ब्लॉकचेन पे ना चलाना हो, नॉर्मली अगर किसी कंपनी को रन करना हो, तो आपके सारे जो खाते होते हैं, आपकी जो वर्किंग होती है वो इंटरनल होती है रजिस्टर्स पे और एक्सेल के अंदर, या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे पर्सनल रिकॉर्ड ड्रॉर के अंदर होते हैं, जिसका एक्सेस सिर्फ फाउंडर्स को होता है। यहाँ पे आपकी जो कंपनी के जो कोड है, जो उस प्रोजेक्ट को चलाने का जो कोड है वो ओपन होता है। सिर्फ इतना फर्क है, आपकी वर्किंग ओपन और ट्रांसपेरेंट होती है ब्लॉकचेन के ऊपर, आपकी कोड ब्लॉकचेन के ऊपर है, लेकिन फिर भी आपके जो फाउंडर्स होते हैं उनके पास उस डेटाबेस को जो पूरी लेजर है जिसपे ये कोड लिखे है, उसकी चाबी फाउंडर्स के पास होती है। अगर उनका मन करेगा वो उस कोड को चेंज कर सकते हैं, राइट। उनका मन करेगा वो किसी भी नोड को हटा सकते हैं, उनकी मर्जी से वो नोड्स, वो जो लेजर के पार्टिसिपेंट्स हैं उस नेटवर्क के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेंट है, कौन कौन उस नोड को रन करेगा, ये सिलेक्शन भी उसके फाउंडर करते हैं। तो जब ये सेंट्रलाइजेशन होती है तो काफी कंट्रोल मिल जाता है, वो एक कंपनी की तरह ही व्यतीत होने लगता है। वो उसको कहते हैं जरूर है कि डिसेंट्रलाइज है, एक्चुअली डिसेंट्रलाइज नहीं है, ओपन है। ओपन होने में और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क है, बात को समझिए। ओपन क्या है कि मैं सारी चीजें देख सकता हूं,
डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि एक आदमी चेंज नहीं कर सकता, तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारे वेब3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने वादे किए हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। वो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती नहीं दिख रही हैं। और ये कचरा जो मैंने बोला, इसमें कचरा साफ होगा, और इसमें कचरा एक ऐसे भी साफ होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज थी, जो बड़े बड़े कंपनीज थी, वो उनका दिवालिया हो गया। 3AC कैपिटल का दिवालिया हो गया, पैरिस हिल्बर्ट की DCG ग्रुप का दिवालिया हो गया है, विंकलेवॉस ब्रदर की जेमिनाई एक्सचेंज का दिवालिया हो गया है, और बहुत बड़े बड़े जो नाम थे, बहुत बड़े बड़े जो VCs थे, सिकोवा से लेके इन लोगों के पैसे भी बर्बाद हुए। सैम बैंकमैन-फ्रीड कई कंपनियों में इन्वेस्टेड था। ये जो पैसा निकला है, अब बड़ी बड़ी कंपनियों के वो पैसा है नहीं, काफी सारी कंपनियों ने इन लोगों से पैसे लिए हुए थे, आगे भी इनके वादे थे कि इनको पैसे मिलेंगे, अब आगे पैसे मिलेंगे नहीं। जो टोकन है वो ऑलरेडी मार्केट में सबसे ऑल टाइम लो पे है, 90% करेक्शन है। कंपनियों के पास कंपनी चलाने का पैसा ही नहीं है, प्रोजेक्ट्स के पास सैलरी तक देने के लिए पैसे नहीं है। आपको अचानक दिखेगा कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो खत्म हो गए, कचरा हो गए। और उसके अलावा काफी सारे प्रोजेक्ट्स 2020 में आए थे, 2020 और 2021 में आए थे, और उनके जो टोकन्स हैं फाउंडर्स के, वो अनलॉक होने 2023 में। 2023 में कई प्रोजेक्ट्स के 30-30, 40-40 टोटल जो टोकन एलोकेशन थी वो अनब्लॉक होनी। अनब्लॉक का मतलब क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लॉक्ड पड़ी थी, अब वो सप्लाई सेल होने के लिए फाउंडर्स के पास आ जाएगी। जैसे वो सप्लाई आएगी तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स के मार्केट में टोकन डंप होंगे, और जब टोकन ऑलरेडी 80% करेक्शन पे है, जब और मार्केट के अंदर सप्लाई आएगी तो टोकन की वैल्यू ऑलमोस्ट 95-99% गिर जाएगी। तो जिस तरीके वजह से कचरा और साफ होगा। तो डरिए, अब आपको इस बात को सुन के डर लग रहा होगा, घबराहट हो रही होगी, तो वो लाजमी बात है। अगर आपने सारा पैसा अपना ऐसे छोटे मोटे बिना रिसर्च के कॉइन्स में लगाया हुआ है तो डरना चाहिए आपको। लेकिन यही है कि मैं आपको सच्चाई को किस तरीके से बताया जाए, और सच्चाई को ऐसे ही बताया जाता है कि आप जब शेयर मार्केट में जाते हो तब तो 50 स्टडी करते हो, लाइफ इंश्योरेंस आपको बेचने आ जाता है तो उसको 10 मीटिंग उसके साथ करते हो, तब भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते। हेल्थ इंश्योरेंस वाला बेचने आ जाए तो उसको डाउटफुल नजरों से देखते हो। 50 कंपनियों की रिसर्च करके फिर भी लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। लेकिन क्रिप्टो के अंदर आते ही पता नहीं तुम्हारे दिमाग को क्या हो जाता है, तुम यहाँ पे आते ही अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर, बादशाह, बाजीगर, खिलाड़ी 420, खिलाड़ी 786 है, ये सब समझने लगते हो। और फिर तुम्हारे से कुछ गलत हो जाता है, फिर कहते हो यार वीडियो देख लो यार काशिफ भाई का, शिट यार। काशिफ भाई, व्यूअर्स तो आएंगे आपके पास, कॉज वो जो मोक्ष है ना, $60,000 पर भी नो एक्साइटमेंट और 8-10 हज़ार पर भी नो टेंशन, वो व्यूअर्स को चाहिए, वो असल मोक्ष है। एंड वो आप बिटेनिंग पर बांटते हैं। बिटेनिंग काशिफ भाई का यूट्यूब चैनल है, जहां पर Web3 एंड क्रिप्टो पर आपको लंबे लंबे नॉलेजेबल डिस्कशंस जो हैं वो क्रिप्टो पर मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप क्रिप्टो इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। सो थैंक्स काशिफ भाई फॉर योर टाइम। आज अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।